We are moving towards to know how level of employment, level of income, level of output determine an economy. It means अब हम सभी यह जानने का प्रयास करेंगे कि एक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से आय का संतुलन, रोजगार का संतुलन या उत्पादन का संतुलन डिटरमाइन होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में सामान्य रूप से एक क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को 2 to 3 टाइप से पूछा जाता है। कभी कभी पूछ दिया जाता है, आपसे बोला जाता है कि हाउ लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इन इनकम डिटरमाइन इन एन इकोनॉमी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। या कभी कभी यह पूछ दिया जाता है कि एक अर्थव्यवस्था में या एक इकोनॉमी में किस प्रकार से रोजगार के, एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन किया जाता है, रोजगार के संतुलन स्तर को निर्धारित किया जाता है। या कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि व्हाट यू नो अबाउट द इफेक्टिव डिमांड। विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव डिमांड यू एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी। But before going to this, we have need to some basic things. Thereafter, we are moving towards to know the process of determination of equilibrium level of income, output, and employment. So, in today videos, we discuss about the some basic things like meaning of ex ante and ex post, what is investment, and what you know about the induced investment and autonomous investment. Thereafter, what is effective demand, and in the last part of today's video we know about the aggregate demand and aggregate supply in short. And ex post. You know about the ex ante and ex post? Please reply. Okay. Ex ante is a phrase meaning for before the event. ex ante जो होता है एक फ्रेज मीनिंग है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी घटना के घटित होने से पहले हम लोग कुछ अनुमान लगाते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन अपनी फिक्स करते हैं, तो उस चीज को हम लोग एक्स एंटे से कोरिलेट करते हैं। और इसको और आगे हम एक्सप्लेन करना चाहें तो बोल सकते हैं कि एक्स एंटे मीन्स वी लुक एट फ्यूचर इवेंट्स बेस्ड ऑन पॉसिबल प्रेडिक्शंस। जैसे मान लीजिए कि हम ये आशा प्रकट करते हैं कि इस साल हमारे 12th का जो बैच है उसमें से कम 20 बच्चे जो होंगे जो कि A1 प्लस मार्क्स लेकर के आएंगे, यानी कि जो 20 बच्चे होंगे जो हमारे 35 स्टूडेंट्स है, सपोज दैट हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारे कुल स्टूडेंट्स की संख्या जो है 12 क्लास में दिस ईयर 35 है, और ये 35 में से हम अनुमान गेस कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन एक फिक्स कर लेते हैं कि लगभग 20 बच्चे जो हैं मोर देन 90 प्लस मार्क्स सिक्योर करेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो एक हमने यहाँ क्या कर लिया, एक हमने प्रिडिक्शंस किया ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस। तो ये जो हमने फ्यूचर प्रिडिक्शंस किया कि बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बाद लगभग 20 बच्चे जो होंगे कि मोर देन 90% मार्क्स इकोनॉमिक्स में स्कोर करेंगे। तो ये जो हमारा प्रिडिक्शन हुआ ये एक्स एंटे हुआ, मतलब कि किसी घटना घटित होने से पहले जो भी चीज हम लोग अनुमान लगा लेते हैं या अनुमान व्यक्त करते हैं घटना घटित होने के पहले, यहाँ आपको ध्यान देना होता है कि एक्स एंटे का संबंध किसी भी घटना के होने के पूर्व लगाए गए अनुमान से होता है। ठीक है, यह एक फ्रेज वर्ड है। इसका फ्रेज मीनिंग जो होता है बिफोर द इवेंट, देखिए क्लियर लिखा हुआ है बिफोर द इवेंट, मतलब घटना घटित होने के पहले हम लोग क्या अनुमान लगाते हैं उसका संबंध जो होता है एक्स एंटे से होता है। ठीक है, अब एक्स पोस्ट, इसी के जैसे आप एक्स एंटे समझ गए, और ठीक इसका रिवर्स जो होता है एक्स पोस्ट होता है। एक्स पोस्ट भी जो है एक फ्रेज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आफ्टर द इवेंट। जैसे हमने यहाँ एक्स एंटे में हमने अनुमान लगाया कि हमारे 12 क्लास में टोटल बच्चे 35 है, 35 बच्चों में से 20 बच्चे ऐसे हैं जो कि
बोर्ड एग्जाम के बाद वो 90% मोर मार्क्स सिक्योर करेंगे। तो हमने आशा प्रकट की। अब देखिए, अब हम लोग मान लीजिए कि 2021 के मई मंथ में या अप्रैल मंथ में, मई मंथ में हम लोग इंटर कर गए हैं। सीबीएसई हमारा रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है और उस समय देखते हैं कि हमारे 25 बच्चों ने, 35 बच्चों में 25 बच्चों ने, 25 स्टूडेंट्स ने मोर देन 90% मार्क्स सिक्योर किए। तो देखिए, पहले हमने एक एक्सपेक्टेशन फिक्स की थी कि 20 बच्चे लाएंगे, लेकिन रियलिटी में हो गया कि मोर देन 20 में मीन्स 25 स्टूडेंट्स ऐसा लेकर के आ गए, 90 से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ गए। तो ये जो मतलब कि घटना घटित होने के बाद में क्या रिजल्ट हम प्राप्त करते हैं, उसका संबंध जो होता है एक्स पोस्ट से होता है। तो यहाँ हमने देखा कि पहले अनुमान हमने प्रकट की थी कि 20 बच्चे जो है 90 प्लस मार्क्स लाएंगे, लेकिन जब बोर्ड के द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो हमने देखा कि 25 बच्चों ने मोर देन 90 मार्क्स सिक्योर किया बोर्ड एग्जाम में। तो अब देखिए, यहाँ जो इसका मतलब ये है कि एक्स अंत्य का संबंध किसी घटना के घटित होने से पहले जो हम लोग अनुमान लगाते हैं उससे होती है, जबकि एक्स पोस्ट का संबंध घटना के घटित होने के बाद जो वास्तविक रिजल्ट आता है, जो हमें वास्तविक रिजल्ट प्राप्त होता है, उससे होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एक्स अंत्य का संबंध किसी घटना के घटित होने से पहले हमारे द्वारा लगाए जाने वाले अनुमान से होता है। यानी कि हम यहाँ फ्यूचर इवेंट्स के संदर्भ में, भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के संदर्भ में एक भविष्यवाणी करते हैं। वो भविष्यवाणी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो हमने बोला वो सही ही हो जाए। तो भविष्य के बारे में जो भी हम लोग अनुमान प्रकट करते हैं, वो जो हमारा होता है एक्स अंत्य होता है, और जो घटना घटित होने के बाद में जो रियल रिजल्ट आता है, उसका संबंध जो होता है एक्स पोस्ट से होता है। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? सामान्य रूप से इन्वेस्टमेंट का मतलब लोग जो होते हैं बैंकों में या शेयर मार्केट में अपने पैसे को लगा देने मात्र से समझते हैं, परंतु वास्तविकता में जो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो हमारे एक्सपेंडिचर से भी होता है। जब भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं फॉर द परचेजिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स लाइक मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ये सारे जो होते हैं इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। इट मीन्स वी आर एबल टू से दैट एक्सपेंडिचर मेड ऑन परचेज ऑफ न्यू कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड इन्वेंट्रीज, दीज आर नोन एज इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट के हम दो प्रकार की बात करते हैं। एक जो होता है हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा जो होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉफिट मोटिव से किया जाए। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके पीछे हमारा प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव छिपा हुआ रहता है, तो उस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को हम लोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है मुख्य रूप से प्राइवेट सेक्टर के लोगों के द्वारा किया जाता है। यद्यपि गवर्नमेंट सेक्टर भी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन इसमें प्रमुखता जो होती है प्राइवेट सेक्टर की होती है। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट के टाइप्स जिसके बारे में हम अभी बोले थे वो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है इसका हमारा ये प्रॉफिट मोटिव के पर्पज से नहीं किया जाता है, बल्कि सोशल वेलफेयर के पर्पज से किया जाता है। देखिए, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है मेड विद द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। मुख्य रूप से इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी ऑफ द कंट्री या फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री में। चलिए अब हम इनके डायग्राम के बारे में भी देखते हैं। जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है इसका स्लोप जो होता है अपवर्ड स्लोप होता है, इनकम इलास्टिक ये होता है। मीन्स जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो भी, यानी कि इन्वेस्टमेंट की मात्रा भी हमारी बढ़ते जाती है। और जैसे जैसे हमारी इनकम कम होगी
उसी प्रकार से हमारे इन्वेस्टमेंट की मात्रा भी कम होते जाती है। चलिए हम इसके डायग्राम को देखते हैं। देखिए ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, अब एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग किस चीज़ को दिखाते हैं? इनकम को दिखाते हैं। ये देखिए हमने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आई कर्व को ड्रॉ कर दिया, ये हमारा आई कर्व है। ठीक इसके बाद में हम लोग मार्क करते हैं कि एक्स एक्सिस पे इनकम को दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं। यहाँ हमारा जो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व बन गया, जो कि इनकम इलास्टिक है, यानी कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते जाता है। सपोज कर लीजिए, मान लिया जाए कि हमारी इनकम अगर प्रारंभ में x1 है और x1 से बढ़ कर के x2 हो जाता है, अगर हमारी इनकम x1 से बढ़ के x2 होता है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। जैसे देखिए x1 के करस्पॉन्डिंग हमारा इन्वेस्टमेंट जो था वो क्या था? I1 था, और x2 के करस्पॉन्डिंग हमारा इन्वेस्टमेंट जो था वो क्या हो गया? यानी कि हम यहाँ A पॉइंट से मूव कर जाते हैं B पॉइंट की ओर, जो ये बताता है कि हमारा जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। ठीक है, ये इस चीज़ को बताता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो इनकम इलास्टिक है, यानी कि इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते जाती है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की डायग्राम को देखने के लिए। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का डायग्राम जो होता है, कर्व जो होता है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, उसका इनकम से कोई भी मतलब नहीं होता है। चाहे इनकम में कितना भी परिवर्तन हो, चेंजेज हो, उससे हमारे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व को ये अभी ड्रॉ किया, ये हमारा जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि हमारा इनकम चाहे जितना भी चेंज हो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा ओरिजिन है, अगर इनिशियल पॉइंट मतलब मान लीजिए आरंभ में हम लोग ये x1 पॉइंट पे हैं, x1 पॉइंट पे हैं, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम लोग x1 पॉइंट पे जाते हैं। जब हम x1 पॉइंट पे जा रहे हैं फिर भी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट को यानी कि A और B पॉइंट पे जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं इनकम बढ़ने के साथ, लेकिन जो हमारा रियल इन्वेस्टमेंट की मात्रा है वो कांस्टेंट है और ये I1 के बराबर ही है। I1 से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, जो हमें ये चीज़ बताता है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है इनकम इनइलास्टिक होता है, यानी कि इनकम में होने वाले चेंजेस से इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं दोनों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में या दोनों के विशेषताओं के बारे में। सामान्य रूप से ये एग्जाम में आपके 3 मार्क्स के अंतर्गत पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो उस समय आपको पहले इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बताना होगा कि ये प्रॉफिट पर्पज से किया जाता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है सोशल वेलफेयर के पर्पज से किया जाता है। आप उसका डायग्राम बनाइएगा, फिर आगे ये बता दीजिएगा कि जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है इनकम इलास्टिक होता है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है ये अनअफेक्टेड होता है बाय चेंजेज इन लेवल ऑफ इनकम। इसी प्रकार से जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व होता है इसका स्लोप अपवर्ड्स होता है, जबकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का स्लोप जो होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, जो ये बताता है कि इनकम इनइलास्टिक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का मतलब ये हो जाता है कि ये हमें इनकम इनइलास्टिसिटी के बारे में बताता है, यानी कि इनकम में कोई चेंज होने वाले परिवर्तन का हमारे इन्वेस्टमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, जनरली प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर कभी भी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। गवर्नमेंट सेक्टर भी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट करती है। उसी प्रकार से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा सामान्य रूप से किया जाता है, लेकिन कभी कभी टाटा जैसी कंपनियां हैं
टाटा के जो संस्थापक हैं वो भी देखेंगे कि कई सारे चैरिटीज या सोशल वेलफेयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्रीमेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुख्य रूप से इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है, लेकिन एक्सेप्शनली हम लोग कभी कभी देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर भी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करती है, उसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर भी कभी कभी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है। You see this picture, what you see, one person is sitting and seeing towards their tablet, cell phone, and one bag is kept here, and currencies bag seen here, and second one person are busy with their cell phone, and one word is written here, effective demand। ये जो इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट है या इफेक्टिव डिमांड होता क्या है, इसके पहले हम जानेंगे कि इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था। अगर हम आपसे यहाँ पूछे बताइए कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आप बोल दीजिएगा तुरंत कि इकोनॉमिक्स के फादर जो हैं किनको हम लोग जानते हैं, एडम स्मिथ को जानते हैं। एडम स्मिथ के बुक का नाम क्या था, तो आप बता दीजिएगा कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस जो था एडम स्मिथ की बुक थी, ठीक है। उसी प्रकार से अगर ये पूछा जाए आपसे कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जनक या जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इसके जनक किसको माना जाता है, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जनक हम लोग जॉन मेनार्ड केन्स को मानते हैं। जेएम केन्स आप लोग देखेंगे कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। जेएम केन्स ने ही शॉर्ट टर्म में एक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन किया जाता है, चाहे वो इनकम का इक्विलिब्रियम हो, आउटपुट का इक्विलिब्रियम हो या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम हो, इसके बारे में विस्तार से चर्चा किए थे और उन्हीं की थ्योरी को आज पूरी दुनिया फॉलो करती है। देखिए, तो जब भी हम जनरल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी तो अगर कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो जॉन मेनार्ड केन्स थे उनकी फेमस पुस्तक की नाम क्या थी, तो आप जनरल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी अगर कहीं भी लिखा हुआ है बुक का नाम अगर जनरल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी लिखा हुआ है तो आप आंख बंद करके आपको ऑप्शन में जॉन मेनार्ड केन्स है तो उन पर टिक करना होगा। अब देखिए, दो अगर हम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं और जो कि केन्स के द्वारा दिया गया, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही इफेक्टिव डिमांड से होता है। इफेक्टिव डिमांड से ही वो स्टार्ट होता है। ये इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, देखिए ये इफेक्टिव डिमांड क्या है, व्हाट इज द इफेक्टिव डिमांड, यहाँ हमने संक्षेप में बताया है कि इफेक्टिव डिमांड डिनोट्स मनी एक्चुअली स्पेंड बाय द पीपुल। इफेक्टिव डिमांड जो होता है लोगों के द्वारा वास्तविक रूप में खर्च किए गए मुद्रा को बताता है, किन चीजों पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर, इन द शॉर्ट रन एट द गिवन प्राइस लेवल। मीन्स इफेक्टिव डिमांड जो है लोगों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किए जाने वाले मुद्रा को की मात्रा को बताता है एट द गिवन लेवल ऑफ प्राइजेज, मतलब कीमत स्तर के दिए हुए होने पर कि किस मात्रा में लोग अपनी मुद्रा को खर्च करते हैं, वो जो है हमें किस चीज को बताता है, वो हमें इफेक्टिव डिमांड के द्वारा पता चलता है। चलिए और विस्तार से हम लोग इफेक्टिव डिमांड के बारे में देखते हैं कि इफेक्टिव डिमांड इज ए पॉइंट। जब भी अब जैसे हम जनरल इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने जाएंगे तो हाँ हमें इफेक्टिव डिमांड को डिफाइन करना होगा। तो इफेक्टिव डिमांड एक पॉइंट होता है जहाँ की हमारा एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल होता है, किसके इक्वल हो जाता है, एएस के। अब देखिए आगे वाले स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है। इस स्लाइड में हम लोग इफेक्टिव डिमांड के बारे में चर्चा करते हैं। तो इफेक्टिव डिमांड क्या होता है ये भी आप लिख सकते हैं, इफेक्टिव डिमांड इज अ पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सामान्य शब्दों में यदि कोई आपसे पूछे कि इफेक्टिव डिमांड क्या है तो आप बोल दीजिए कि इफेक्टिव डिमांड वह पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाता है। चलिए ये समझ गए होंगे आप। अब आगे देखिए, एंड इफेक्टिव डिमांड इतना महत्वपूर्ण क्यों है,
इस बात पे अब हमें चर्चा करनी है। तो देखिए, एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, जैसे ही एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड में वृद्धि होती है, ये हमारे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है। जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट तभी बढ़ेगा जबकि लेवल ऑफ आउटपुट भी बढ़ेगा। यानी कि इफेक्टिव डिमांड में वृद्धि होना एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर को बढ़ाता है। उत्पादन के स्तर को बढ़ाने के का परिणाम ये होता है कि लोगों की इनकम में वृद्धि हो जाती है, लोगों के लिए बहुत सारे रोजगार की मात्राएं उपलब्ध हो जाती हैं। और ठीक इसका रिवर्स भी, यदि एग्रीगेट डिमांड में कमी होती है तो क्या होता है, उत्पादन कम होगा, बेरोजगारी होगी, लोगों की इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज समझ में आया कि अगर एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होता है तो क्या होता है। अगर एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होगा तो हम कह सकते हैं कि देश में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगा। जब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगा तो लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो लोगों की आय में वृद्धि होगी। और लास्टली हम देखेंगे कि देश से गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी चीजें खत्म होंगी। लेकिन जस्ट इसका रिवर्स भी होता है कि अगर एग्रीगेट डिमांड में कमी हो जाए, जैसे अभी कोरोना काल में, अभी हम लोग कोरोना काल में रह रहे हैं और इस कोरोना काल में लोगों की कुछ डेली यूज की चीज़ें, उनकी डिमांड तो बढ़ी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की डिमांड जो है वो कम हो गई है। तो आगे हो सकता है कि हमें बेरोजगारी की सामना और भी लार्ज स्केल पे करना पड़े, क्योंकि यहाँ लोगों की डिमांड, कैपिटल गुड्स की डिमांड डे बाय डे घटते जा रहे हैं। क्योंकि उनकी इनकम कम हो रही है, इनकम कम हो रही है तो लोग कहाँ से अपने डिमांड को बढ़ाएंगे। आगे देखिए क्या चीज़ है, when we talk about the determination of income and employment in an economy, जब भी हम अर्थव्यवस्था में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो पहला स्टेप जो हमारा होता है वो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को डिफाइन करना होता है। यानी कि जैसे ही हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करना है इकोनॉमी में, या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वी एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी, तो आपका पहला काम जो होगा कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को डिफाइन करना होगा। और यहाँ हम लोग यह मान लेते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है या ये हमारा जो विश्लेषण है शॉर्ट रन में सर्वाइव कर रहा है, या हम अल्पकालीन, इसको अल्पकालीन विश्लेषण बोला ही जाता है। केन्स की जो जनरल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है लॉन्ग टर्म में इम्प्लीमेंट नहीं होती है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो शॉर्ट टर्म में ऑपरेट हो रही है। एग्रीगेट सप्लाई को वन बाय वन करके एक बार फिर से रीमेमोराइज करते हैं। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, या व्हाट यू नो अबाउट द एग्रीगेट डिमांड। ऑलरेडी वी डिस्कस दिस। एग्रीगेट डिमांड in the economy is the amount of money which entrepreneurs expect to get by selling the output produced by the number of laborers employed। जो एग्रीगेट डिमांड होता है एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के उस मात्रा को बताता है जिसको कि एंटरप्रेन्योर्स जो है एक्सपेक्ट करता है। एंटरप्रेन्योर्स क्या सोच करता है, एक्सपेक्ट करता है टू गेट बाय सेलिंग द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ लेबरर्स एम्प्लॉयड। मीन्स मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर है, उसने कुछ लोगों को रोजगार पे लगाया। कुछ लोगों को रोजगार पे लगाने के बाद उसने कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया। तो जब वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा तो मार्केट में सेल करने के लिए ही करेगा। तो मार्केट में उसने सोचा कि इसको मैं मार्केट में सेल करूंगा तो इतनी हमें इनकम की प्राप्ति हो जानी चाहिए, इतनी मुद्रा की मात्रा हमें प्राप्त हो जानी चाहिए। तो जिस प्राप्ति के बारे में वो आशा करता है, जिस इनकम के बारे में वो एक्सपेक्ट करता है, वह जो है एग्रीगेट डिमांड होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है इट इज द एक्सपेक्टेड इनकम। यह जो है क्या है, एक्सपेक्टेड इनकम है। ये एग्रीगेट डिमांड जो है एक्सपेक्टेड इनकम है फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के विभिन्न स्तर पे एक्सपेक्टेड, प्रत्याशित आय हमें जो प्राप्त होता है वही हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है। या इसको और हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी में टोटल अमाउंट
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसका डिमांड किया जाता है डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइजेज पे उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। या कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एट द गिवन प्राइस लेवल। अब चलिए हम लोग अभी तक एग्रीगेट डिमांड को आसानी से समझ गए होंगे, या इसको सामान्य शब्दों में अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि आप एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करिए, तो इन तीनों में से किसी एक को भी यदि आप लिख दीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जनरली 1 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करिए, केवल डिफाइन अगर पूछ रहा है, डिफिनीशन पूछ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको तीनों की तीनों ये चीज लिखना हुआ है, कोई भी एक लिख दीजिए। अगर आप ये भी लिख देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एट गिवन प्राइस लेवल, दैट इज एनफ, उस पर आपको 1 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और यदि आपको याद हो कि एडी के कंपोनेंट्स जो होते हैं एडी इक्वल टू सी प्लस आई, तब तो सोने पे सुहागा हो गया, अब आपके नंबर कटने के चांस ही नहीं है। चलिए आगे हम लोग कंपोनेंट्स की भी एक बार बात कर लेते हैं, इसका रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ केवल इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर हैं। कौन कौन से सेक्टर हैं वो 2? एक जो है हाउस होल्ड सेक्टर है, और दूसरा कौन सा सेक्टर है? 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर्स, 2 ही सेक्टर, और किसी सेक्टर की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल क्लोज इकोनॉमी की बात की गई है और 2 ही सेक्टर के बारे में हमें पढ़ने के लिए 12th क्लास में बोला गया है। अब देखिए, तो चूंकि हम दो सेक्टर की बात करते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 2 ही होते हैं, कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या है, C प्लस आई के इक्वल होता है। चलिए इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए डायग्राम में इसको देखिए, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम लोग इसको रीमेमोराइज कर लेते हैं, ताकि आगे की वीडियो में हमें कोई परेशानी नहीं हो जनरल इक्विलिब्रियम लेवल को इकोनॉमी में डिटरमाइन करने में, क्योंकि ये बेसिक टूल्स हैं, इनका यूज किया जाएगा अर्थव्यवस्था में जनरल इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए। एडी और एएस के बेसिस पे ही हम जनरल इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करेंगे। तो इसी कारण से मैं इसको एक बार फिर से आपको रीमेमोराइज करा रहा हूं, ताकि आपको ये चीजें याद हो जाएं। अगर याद हो जाती हैं तो आपसे एग्जाम में गलती होने की चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, और एक क्वालिटी के साथ हम लोग मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को दिखाया है, एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को दिखाया, वाई एक्सिस पे हमने किसको दिखाया है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को दिखाया है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है, ये जो हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट कर्व है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। क्यों एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है? यहाँ आप एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ये क्यों पैरेलल होता है। तो इसका रीजन ये है कि ये जो हमारा एनालिसिस है एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस है। शॉर्ट टर्म में हम लार्ज स्केल में न तो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और नहीं घटा सकते हैं, नहीं लार्ज स्केल में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और नहीं लार्ज स्केल में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से बाहर कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। और ये कंजम्पशन कर्व के बारे में आप जान ही रहे हैं, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है। कंजम्पशन कर्व जो होता है इनकम इलास्टिक होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी हमारा बढ़ते जाता है, लेकिन जो कंजम्पशन में वृद्धि की दर होती है वो इनकम में होने वाले वृद्धि के दर से कम होती है। ठीक है, अब आगे आप देखिए, ये हमने कंजम्पशन कर्व हमें मिल गया, इन्वेस्टमेंट कर्व मिल गया। तो यदि हम ये इन्वेस्टमेंट कर्व, ये वाली डिस्टेंस को अगर हम लोग मेजर कर लें, ये वाले डिस्टेंस को अगर हम लोग मेजर कर लें, ये डिस्टेंस को मान लें कि ये डिस्टेंस जो है आई के इक्वल है, तो ये अगर डिस्टेंस आई के इक्वल है तो हम जान रहे हैं कि एडी जो होता है वर्टिकल समेशन होता है। एडी जो है वर्टिकल समेशन है किसका, कंजम्पशन कर्व का और इन्वेस्टमेंट कर्व का। तो ये देखिए अगर आई के इक्वल हमको डिस्टेंस मिला और कंजम्पशन कर्व का ओरिजिन पॉइंट यहाँ है, अगर कंजम्पशन कर्व का ओरिजिन पॉइंट मान लीजिए कि के पॉइंट पे है, कंजम्पशन कर्व का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, के पॉइंट पे है, तो के पॉइंट से ये आई वाला डिस्टेंस अगर हम
मार्क करें, के ऊपर में आई वाला डिस्टेंस मार्क कर रहे हैं अगर, और मार्क करने के बाद में अगर हम लोग मान लीजिए एल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, एल पॉइंट पे। अगर हम एल पॉइंट पे आ गए, ये डिस्टेंस किसके इक्वल हुआ, ये अगर हमने आई के इक्वल डिस्टेंस मेजर कर लिया, के एल, जो के एल है वो किसके बराबर है, के एल, ये के एल को हमने बताया है, ये के एल जो है, के एल जो है किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, आई के इक्वल है। अब यहां से हम एल पॉइंट से क्या करेंगे, कंजम्पशन कर्व के ठीक पैरेलल, कंजम्पशन कर्व की एक ठीक पैरेलल एक लाइन को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो हमें लाइन जो मान लीजिए ये लाइन हमने ड्रॉ किया, ये देखिए ये लाइन हमने ड्रॉ किया, ये लाइन जब हमने ड्रॉ किया, जैसे ही हमने इस लाइन को हमने ड्रॉ किया, इस लाइन को हमने ड्रॉ किया, तो ये लाइन हमारी कौन सी लाइन हो गई, एडी कर्व होगी। ये कौन सी हमारी लाइन हो गई, एडी कर्व मिल गई हमको, जो कि सी प्लस आई के इक्वल है। एडी किसके इक्वल है, सी प्लस आई के इक्वल है। इस प्रकार हम लोगों ने एडी कर्व को डिराइव कर लिया। अब यदि यही हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट को अगर दिखाना होता, अगर यही हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट को दिखाना है, तो हमने जैसे ही एडीएस को स्टार्ट किया था या जनरल इक्विलिब्रियम लेवल की बात की थी, या इफेक्टिव डिमांड की जब हम बात कर रहे थे, तो उस समय आप याद करें, उस समय हमने बताया था कि जो केन्स की थ्योरी है इफेक्टिव डिमांड से ही स्टार्ट होती है, और इफेक्टिव डिमांड जो होता है वह पॉइंट होता है जहाँ की एडी और एएस इक्वल हो जाता है। और एएस कर्व जो होता है हमारा क्या होता है, इनकम कर्व होता है। एएस कर्व हमारा इनकम कर्व होता है ना। चलिए तो पहले हम लोग एएस को देख लेते हैं, जान लेते हैं कि एएस है क्या, उसके बाद में हम लोग यहाँ यही हम लोग इक्विलिब्रियम को भी डिटरमाइन करना जान जाएंगे, और इसको किस प्रकार से हम लोग एग्जाम में लिखेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगले वीडियो में उसको देखेंगे, और उसके प्रेजेंटेशंस को कैसे हमको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, सारी चीज़ों को वहाँ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन ए ईयर। जो एग्रीगेट सप्लाई है, जो भी एक इकोनॉमी में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसके वैल्यू को बताता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जो है इक्वल होता है, इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। ये हमारे राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। जो भी हमारे देश का राष्ट्रीय आय होता है, जो भी हम उत्पादित करेंगे उसका जो भी वैल्यू आएगा, मार्केट वैल्यू आएगा, वही हमारा राष्ट्रीय आय होता है। तो एएस जो होता है ये हमारे इनकम कर्व को भी रिप्रेजेंट करता है। और हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि ये जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ क्या करता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ये एक रेफरेंस लाइन के रूप में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो ए एनालिसिस है एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस है। यहाँ एएस कर्व में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। चलिए एएस कर्व के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि एक नंबर के ये जो 20 मार्क्स का जो ये को इंट्रोड्यूस किया गया है एमसीक्यू के रूप में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में सीबीएसई के द्वारा, इसके चलते हमें अपने पूरे सिलेबस के पूरे पार्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा कि कहाँ कब कब क्या चीज पूछ दिया जाएगा, कोई गारंटी नहीं है एक नंबर के क्वेश्चन को पकड़ने के लिए। तो देखिए जो एग्रीगेट सप्लाई है इसके दो कंपोनेंट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एएस जो हमारा होता है क्या होता है, सी प्लस एस के इक्वल होता है। और एक चीज यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, एडी जो होता है हमारा एक्सपेक्टेड इनकम होता है, जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा। ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई जो होता है उनके एक्चुअल रिसिप्ट को बताता है। ये एक्सपेक्टेड हो गया और ये क्या हो गया, एक्चुअल रिसिप्ट, कि उन्होंने वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बाद कितनी मात्रा में इनकम की प्राप्ति की, ये चीज जो है हमें एग्रीगेट सप्लाई के द्वारा पता चलता है। चलिए अब एग्रीगेट सप्लाई के हम लोग डायग्राम को देख लेते हैं। देखिए ये हमारा डायग्राम आ गया, बहुत ही सिंपल है। 45 डिग्री एंगल एक हमको ड्रॉ कर देना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ओरिजिन पॉइंट से, वही हमारा जो हो गया क्या होगा, वही हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है। और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होता है एएस
देखिए यहाँ हमने लिखा हुआ है कि ये किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है, और ये अगर इसको और आगे हम करते हैं तो कहते हैं कि ये c प्लस एस होता है। क्या होता है, c प्लस एस जो है एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। अब चलिए यहाँ हमने बोला था ना कि चलिए यही हम लोग सीख जाएंगे कि किस प्रकार से हमें इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करना है। देखिए अब अगर इस हम एस कर्व को इस एडी कर्व वाले डायग्राम में अगर ला करके रख दें तो ये सिंपल है। यहाँ हमको क्या करना है, एक 45 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर देना है। यहाँ हमें क्या कर देना है, एक 45 डिग्री एंगल के साथ हमें एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये देखिए अगर 45 डिग्री लाइन हमने ड्रॉ किया तो ये हमारा एस कर्व हमें अगर यहाँ मिल गया तो एस कर्व एडी कर्व को जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यहाँ कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को यदि मान लीजिए हमने ई नाम दे दिया तो यही जो होगा हमारा ई जो पॉइंट हुआ ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यानी कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम इसी पॉइंट पे डिटरमाइन होगा और इसी पॉइंट पे हमारा जो होगा उत्पादन और रोजगार का स्तर डिटरमाइन होता है। यदि ये n है तो कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम जो होगा वो n के इक्वल होगा, वो n ही उत्पादन की मात्रा होगा और वो n ही मात्रा में लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। चलिए इसे हम लोग विस्तार से अगले वीडियो में यानी कल की क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आज जो भी चीज़ हम लोग पढ़े हैं वो सारी चीज़ें आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।